नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। 5वें चरण की वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग को लेकर उत्साह भी दिखा है। राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी से लेकर राहुल गांधी जैसे दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। देखिए रिपोर्ट। लोकतंत्र के महापर्व का 5वां चरण खत्म हो चुका है। इसके साथ ही 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों की 49 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत जनता ने तय कर दी है। महाराष्ट्र में 5वें चरण के साथ ही लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया। जिन राज्यों में वोटिंग हुई है वो है उत्तर प्रदेश, जहां की 14 सीट, महाराष्ट्र की 13 सीट, पश्चिम बंगाल की 7 सीट, बिहार की 5 सीट, झारखंड की 3 सीट और ओडिशा की 5 सीटों समेत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की एक सीट पर मतदान हुआ। दिग्गजों के साथ ही बॉलीवुड स्टार्स ने अपने मत का इस्तेमाल किया। बिग बी ने परिवार के साथ वोटिंग की, तो वहीं किंग खान भी अपने परिवार के साथ वोट करने पहुंचे थे। इन सितारों के अलावा सलमान खान, सलीम खान, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, नेहा धूपिया, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, जानवी कपूर ने भी अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट किया। वहीं दिग्गजों की बात करें तो राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, मायावती, राज ठाकरे, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, साध्वी निरंजना ने अपने मत का इस्तेमाल किया। 49 सीटों पर कुल 695 प्रत्याशियों की किस्मत जनता ने तय कर दी है। इन सीटों पर अगर दिग्गजों की बात करें तो रायबरेली से राहुल गांधी, अमेठी से स्मृति ईरानी, लखनऊ से राजनाथ सिंह, बिहार के सारण से रोहिणी आचार्य, हाजीपुर से चिराग पासवान और मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल जैसे दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के 5 चरण खत्म हो चुके हैं। इंतजार 4 तारीख का है जब नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भीलवाड़ा में कोटड़ी भट्टी कांड में आज कोर्ट ने इंसाफ दे दिया है। कोटड़ी भट्टी कांड के 9 महीने बाद कोर्ट ने दरिंदों को फांसी की सजा सुनाई है। भीलवाड़ा की पॉस्को कोर्ट ने कालू और कान्हा को दोषी मानते हुए फांसी की सजा दी है। आ गई वो खबर जिसका देशवासियों को था इंतजार। ऐतिहासिक फैसला है। जिस प्रकार से बच्ची को भट्टी में डालकर जलाया गया था, ऐतिहासिक फैसला है। इससे पूरे देश में, पूरे भीलवाड़ा में, पूरे राजस्थान में, एक समाज में खुशी की लहर है। फांसी पर लटकाए जाएंगे दोनों गुनहगार। दरिंदों ने 9 महीने पहले की हैवानियत की हदें पार। पहले नाबालिग को बनाया गैंगरेप का शिकार, फिर भट्टी में जिंदा झोंक कर ली जान। जिंदगी जब हाथ से फिसलती नजर आती है तो चेहरा ऐसे ही पत्थर बन जाता है। तस्वीरें इंसानियत को शर्मसार करने वाले कालू और कान्हा की है। भीलवाड़ा भट्टी कांड के दोनों गुनहगारों को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत लाया गया। जैसे ही पॉक्सो कोर्ट ने इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई, वैसे ही इनके चेहरे का रंग उड़ गया। चारों ओर अपराधी को अंजाम तक पहुंचाने की खुशी दौड़ गई, और क्यों ना दौड़ती। करीब 9 महीने पहले इन दोनों की करतूत से पूरा देश सन्न रह गया था। दोनों भाइयों ने 2 अगस्त को भीलवाड़ा में एक ऐसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था जिससे दरिंदगी भी कांप उठी थी। कोर्ट ने इस मामले को जघन्यतम अपराधों की श्रेणी में माना है। हाँ, 2 मुलजिमान मेन इसमें एक्यूज थे, कालू और कान्हा। दोनों को आज माननीय न्यायालय द्वारा फांसी की सजा से दंडित किया गया है। बहुत ऐतिहासिक फैसला है। हम इस माननीय न्यायालय के बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, पूरी न्याय जगत का आभार प्रकट करते हैं कि जो मेन एक्यूज थे कालू और कान्हा, उन दोनों मुलजिमान को आज फांसी के दंड से दंडित किया गया। सर, कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत थी, वो आज कर दिया गया है। फांसी की सजा इन्हें सुना दी गई है, पर कहीं ना कहीं आगे जाके वापस उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जो 7 लोग बरी हो गए उनके लिए क्या किया जाएगा, किस प्रकार से तैयारी की गई ताकि आगे लड़ाई लड़ी जा सके। हम कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट में भी इसकी प्रभावी पैरवी हो और मुलजिमान की सजा एज ए टीज रहे और फांसी की सजा एज ए टीज रहे। और जो 7 एक्यूज थे वो
क्यों अक्यूज थे? सब अभियुक्त थे, मेन अक्यूज नहीं थे। ना तो उन पर मर्डर का एलिगेशन था, ना गैंगरेप का था। उनमें 3 महिलाएं भी हैं। जो 7 अक्यूज है उनको एक्विटल किया गया, बरी किया गया, वो मेन अक्यूज नहीं थे। उनके खिलाफ हम हाई कोर्ट में जाएंगे और निश्चित रूप से हमारी अपील ग्रांट होगी। पुलिस ने इस मामले की चार्जशीट 30 दिन के अंदर कोर्ट में पेश की थी। 473 पेज की चार्जशीट पर पूरे देश की निगाहें टिकी थी। भीलवाड़ा पुलिस की तरफ से पेश की गई चार्जशीट में रूह कपा देने वाले खुलासे थे। पुलिस के अनुसार दायर की गई चार्जशीट के मुताबिक नाबालिग लड़की के साथ पहले 2 आरोपी कालू और काना ने रेप कर उसके सिर पर लाठी मारकर बेहोश किया था। नाबालिग के बेहोश होने पर पकड़े जाने के डर से दोनों ने उसे मुंह के बल जिंदा कोयले की जलती भट्टी में डाल दिया था। खास बात ये कि आरोपियों के परिजनों ने भी महापाप में सहयोग किया था। मामले में राज्य सरकार ने विशेष लोक अभियोजक महावीर किस्नावत को नियुक्त किया। मामले में 2 आरोपियों सहित 9 महिला पुरुष का ट्रायल पॉक्सो कोर्ट 2 में जारी था, जिसमें 43 गवाहों का बयान दर्ज कराए गए। कोर्ट में 222 दस्तावेजी सबूत पेश किए गए। मगर आज मोरा खुशी से आज अच्छा काम, बहुत बढ़िया धन्यवाद पूरे प्रशासन का, बहुत बढ़िया काम किया। मन आज पूरा संतोष ही मिली सा, पूरे परिवार की मांग ही जो आज पूर्ण होगी, बता रेडी काम होगी। मगर मोरा हो रहा था नहीं पूरे परिवार का 9 महीना दुखी है, जो आज शांति मिली। हमारी बेटी को हत्यारों को फांसी मिली, यही मांग चाहता है। 7 जनों को बरी करी मगर नहीं मंजूर है, उन्हें सजा दिलाओ। हाँ, हमारी बेटी को शांति मिल गई है और 2 जनों को फांसी लग गई है और हमारी बेटी को वह खाना को और काड़ा को लगा दी फांसी है। मेरा परिवार सब खुशी है आज, पूरे परिवार दुखी हो रहा, पूरा परिवार दुखी हो, आज खुशी है ना। और आज कोर्ट आज बैठ करियो, जज साहब आज बैठ करियो, बहुत धन्यवाद। पूरे समाज को, पूरी समाज को, सरकार को धन्यवाद। अब पूरा मामला समझिए। दरअसल 2 अगस्त 2023 का ये मामला है। मवेशी चराने के लिए बच्ची खेत में गई थी। दोपहर तक जब माता पिता ने बेटी को नहीं देखा तो उसकी तलाश शुरू की। बच्ची के लापता होने की सूचना पूरे गांव में फैल गई। सभी रात करीब 10 बजे तक बच्ची की तलाश करते रहे। वहीं गांव के बाहर खेतों में काल बेलियों के डेरे में कोयला भट्टी जलती देखी गई। ग्रामीणों को इतनी रात बारिश के समय में भट्टी जलने की वजह से शक हुआ, जिसके बाद वहां जाकर देखा तो वहां बच्ची के कपड़े, कड़े, चप्पल और हड्डियां मिली। उसके बाद ग्रामीणों ने उसी समय शक के आधार पर कुछ काल बेलिया लोगों को पकड़ लिया। पिता ने बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई, जिसमें सामने आया था कि उस भट्टी पर काना और कालू भी रहते थे। मामले की जांच भीलवाड़ा के पुलिस उपाधीक्षक श्याम सुंदर बिश्नोई ने की थी, जिसकी मॉनिटरिंग एडीजी क्राइम दिनेश एमएन और अजमेर रेंज आईजी लता मनोज ने की थी। वर्डिक्ट का इंतजार था, जिस फैसले का इंतजार था वो आज सामने आ चुका है। पूरा भारत इस फैसले का इंतजार कर रहा था। बेटी के परिजन कर रहे थे। लगातार पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। कई पुलिसकर्मी इसमें सहयोगी थे। वकीलों ने अपना काम किया। जो स्पेशल पीपीडी था महावीर किस्नावत लगातार पेशी पे आ रहे थे और जो पीड़ित पक्ष था उसकी आवाज मजबूती से उठा रहे थे। आज भारत के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। दोषियों को सजा दी गई है और जो पीड़िता के परिजन थे उनको न्याय मिला है। दोनों दोषियों को फांसी की सजा दे दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। तेज होती गर्मी के मौसम में भले ही राज्य सरकार ने गर्मियों में गौवंश को बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की हो, लेकिन जयपुर की सबसे बड़ी हिंगोनिया गौशाला में गायों के लिए छांव के इंतजाम नहीं हो रहे हैं। हाल ही में गौशाला का एक वीडियो वायरल होने के बाद न्यूज़ 18 राजस्थान ने हिंगोनिया गौशाला का रियलिटी चेक किया तो सच्चाई सामने आ गई। मई का महीना और गर्मी अपार, इंसानों से लेकर जानवरों तक का जीना बेहाल है। हाल ही राज्य सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर गौशालाओं में गायों को प्रचंड गर्मी और लू से बचाने के लिए कहा था। एडवाइजरी में कहा गया था कि गौशालाओं में पर्याप्त छाया हो, टिन शेड हो और चारा, भूसा और पशु आहार की अच्छी व्यवस्था हो। लेकिन हाल ही में हिंगोनिया गौशाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चलाकर गायों के लिए मदद की मांग की गई थी। इस पर न्यूज़ 18 की टीम ने रियलिटी चेक किया और जायजा लिया।
मैं इस समय में हिंगोनिया गौशाला में मौजूद हूं, जो कि जयपुर के दोनों नगर निगमों द्वारा संचालित है। ये गौशाला सबसे बड़ी है, करीब 20,000 गायें यहां पर मौजूद हैं। और अब जो इस तपती गर्मी में, जबकि 45 के पार तापमान जा रहा है, यहां पर इस गोवंश को इस गर्मी से बचाना भी है बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि शहर में 100 से 125 गायें प्रतिदिन यहाँ पर पहुँच रही है। और कई गायें तो ऐसी है कि जो बीमार है, मरणासन है, उन गायों को यहाँ पर उपचार के लिए लाया जाता है और उसके बाद में यहाँ बाड़ों में रखा जाता है। तो बाड़े भी जो हैं वो छोटे पड़ते जा रहे हैं। आप देखिए कि जो शेल्टर हैं उसके नीचे महज 100-150 गाय आ सकती है, उसके बाहर में बाकी गायों को जो है वो खड़े यहाँ पर रहने की मजबूरी है। जयपुर के नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज के हिंगोनिया में गौ पुनर्वास केंद्र का संचालन श्री कृष्ण बलराम सेवा ट्रस्ट कर रही है। ट्रस्ट का यूं तो नगर निगमों की ओर से प्रति गाय सहायता राशि दी जाती है, लेकिन वो अब बढ़ती महंगाई के दौर में ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हो रही है और खर्चा तकरीबन 100 रुपए प्रति गाय तक पड़ जाता है। अक्षय पात्र फाउंडेशन देख रहा है, वो कोशिश यही कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेल्टर बने, लेकिन इसके बाद भी अभी जो मौजूदा स्थिति की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर गायें हैं वो खुले में हैं और इस तपती धूप के नीचे हैं। हालांकि पानी के प्रबंध उनके लिए और जो चारे के प्रबंध हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। जयपुर के दोनों नगर निगमों की ये साझा जिम्मेदारी है कि निगम की इस गौशाला पर भी फोकस किया जाए, लेकिन यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है कि निगम ने ट्रस्ट पर अपनी जिम्मेदारी थोपकर खुद गौशाला संचालन के काम से रिश्वती कर ली है। ट्रस्ट के पास भी हर साल गौशाला बढ़ने से फीडिंग से लेकर उनके लिए जगह बनाने की कमी महसूस होती है। जब न्यूज 18 की टीम ने गौशाला प्रबंधन से बात की तो खुद उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया। हम 13 मई को यहाँ आए थे हमारे कुछ साथियों के साथ, तो हमने देखा कि बहुत सा गोवंश जो है खुले में, धूप में, बिल्कुल धूप में खड़ा हुआ है और 45 डिग्री के इस टेम्परेचर में अगर धूप में उनको खुले में रखा जाएगा तो डिहाइड्रेशन होगा, बीमार होंगे और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो हमने ये बात व्यवस्थापकों से बताई थी उस समय। उसके बाद 2 बाड़ों में उन्होंने परिवर्तन किया और गोवंश को थोड़ा बहुत शिफ्ट उन्होंने किया। देखिए, वर्तमान में जो गौ पुनर्वास केंद्र बना हुआ है, इसकी क्षमता 14,000 गौवंश को रखने के हिसाब से है, जो यहाँ पे शेड वगैरह का निर्माण है उस हिसाब से। और जो अभी वर्तमान में पशुधन की संख्या है वो 18,000 से भी अधिक है अभी। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बचे हुए 4-5 हज़ार गौवंश है उनके लिए प्रॉपर शेड वगैरह नहीं है उसके अंदर। तो अभी बहुत तकलीफ का समय है। बहरहाल इस समय तेज गर्मी से हर कोई बेचैन नजर आ रहा है। फिर ऐसे में बिना छाया के लगातार खड़े रहने पर गौवंश पर भी गर्मी का बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी तमाम जो परिस्थितियां हैं वो उनके सामने भी आर्थिक रूप से कहीं न कहीं सामने खड़ी हुई दिखाई देती है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ महेश दाधीच, न्यूज 18 जयपुर। अब बात देश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में एसी डक्टिंग बंद पड़ा है और बताया जा रहा है कि काफी समय से ये काम नहीं कर रहा है। हालांकि वार्डों में पंखे हैं, लेकिन भीषण गर्मी और सफोकेशन के कारण मरीज परेशान है। ट्रॉमा सेंटर के एक वार्ड का जायजा लिया हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। भीषण गर्मी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। आसमान से आग बरस रही है तो रात को भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। लेकिन प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के हाल भी बहुत ज़्यादा जुदा नहीं है और यहाँ पर भीषण गर्मी के चलते मरीज परेशान होने को मजबूर हैं। इस वक्त हम ट्रॉमा सेंटर के पॉलीट्रॉमा वार्ड के अंदर है और यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के हाल हैं। दरअसल यहाँ पर जो है वो डक्टिंग काम नहीं कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस साल डक्टिंग यहाँ पर शुरू ही नहीं हो पाया और उसके चलते इस वार्ड में ना सिर्फ एक तरह का सफोकेशन हो रहा है बल्कि मरीजों को गर्मी से भी दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि पंखे यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद चूँकि ये वार्ड जो है वो जिस प्रकार का है, इसके चलते यहाँ पर सफोकेशन जो है वो मरीजों के लिए मुश्किल का सबब जो है वो बन चुका है। डक्टिंग यहाँ पर बताया जा रहा है कि पिछले 1 साल से लगातार यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इसका टेंडर नहीं होने के कारण से ये डक्टिंग जो है वो काम नहीं कर रहे हैं और मरीजों की मुश्किलें जो है वो बढ़ी हुई हैं। यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये डक्टिंग कब से काम नहीं कर रहे हैं? सर, इस साल से तो ये कंप्लीट बंद है। पिछले साल भी 15-20 दिन चली थी, उसके बाद में नहीं चली थी। नहीं तो फिर अब यहाँ पे गर्मी में मरीज परेशान हो रहे होंगे। आप लोग भी काम करते हैं, आप लोग भी परेशान हो रहे होंगे। सर, हम परेशान तो ऐसी गर्मी में ऐसे टिपिकल वार्ड में काम कर रहे हैं,
काम करना पड़ता है हमें, तो काम क्या करें हम तो। यहाँ पर तो एक्सीडेंट के मरीज आते हैं तो उनको एक रिलीफ होना ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे में गर्मी में तो और ज़्यादा परेशान होते होंगे। और ज़्यादा परेशान होते हैं, सफोकेशन होता है, गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर फुल है, मरीजों को दिक्कत होती है, लेकिन सर अब जो भी व्यवस्था है उसके अनुसार काम गर्मी में कोई देखने नहीं आया कि डक्टिंग काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कोई देखने आया किसी को उच्च लेवल पर बात पहुँचाई गई? सर हमने हमारे इंचार्ज साहब को कहा था, उन्होंने उसके लिए अपना लेटर लिख करके उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया था, आगे की कार्रवाई का सर हमें पता नहीं है। तो देख सकते हैं कि उच्च लेवल पर जो है वो सूचना दे दी गई कि यहाँ पर डक्टिंग जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर ना तो इन्हें सुधरवाने की कोशिश की गई है, ना ही जो टेंडर की बात कही जा रही है वो टेंडर जो है वो किए गए, और ऐसे में मरीजों की मुश्किलें जो है वो काफ़ी जो है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि एक्सीडेंट के केसेस जो है वो यहाँ पर आते हैं और उनको तुरंत रिलीफ लेना ज़रूरी है। और इस प्रकार इस वार्ड में जो है वो अच्छा खासा सफोकेशन, चूँकि इतने सारे बेड हैं, इतने सारे मरीज हैं, उनके परिजन हैं, तो अच्छा खासा सफोकेशन जो है वो यहाँ पर होता है। पंखे ज़रूर हैं यहाँ पर, लेकिन राहत जो है वो नहीं मिल पा रही है। तो इस गर्मी में ना सिर्फ आमजन परेशान है, बल्कि प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भी हाल जो है वो इससे कुछ ज़्यादा जुदा नहीं है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। कोर्ट के आदेश के बाद जयपुर के न्यू सांगानेर रोड से वंदे मातरम रोड तक जाने वाली सड़क की चौड़ाई 100 फीट करने के लिए जेटीए कानूनी कार्रवाई में जुटा हुआ है। तो वहीं जेटीए के नोटिस मिलने के बाद कई कब्जाधारियों ने स्वयं अपने निर्माणों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। सालों से सेक्टर रोड की मांग कर रहे लोगों ने अपने निर्माणों को स्वयं के स्तर पर ही तोड़ रहे हैं। दरअसल यह आम रास्ता इलाके की सैकड़ों कॉलोनियों को जोड़ता है, लेकिन अतिक्रमण होने के चलते सालों से सेक्टर रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा था, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने जेटीए से जवाब मांगते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। करीब 2.5 किलोमीटर लंबी ये सेक्टर रोड अभी 50 फीट चौड़ाई में बनी हुई है। इसकी चौड़ाई बढ़ाने के लिए जेटीए परिवर्तन शाखा ने 24 कॉलोनियों के 250 मकान दुकानों को 29 अप्रैल को नोटिस थमाया था। दक्षिण के अंदर न्यू सांगानेर रोड से वंदे मातरम मार्ग को जोड़ने वाली इस 100 फीट सेक्टर रोड का जयपुर विकास प्राधिकरण को निर्माण करना है, लेकिन इस निर्माण के अंदर करीब 250 से ज़्यादा मकान और ये जो दुकानें हैं वो बाधा बने हुए हैं, अवरोध बने हुए हैं। लेकिन कहा जा सकता है कि यहाँ के जो इलाके के जो लोग हैं वो अब अपने निर्माणों को अपने स्तर के ऊपर तोड़ने में जुटे हुए हैं। यहाँ पर जिस तरीके से जयपुर विकास प्राधिकरण ने जो सड़क सीमा में आ रहे निर्माणों को नोटिस दिया है, उसके बाद में यहाँ के जो बासिंदे हैं वो अपने स्तर के ऊपर कहा जा सकता है कि जो अपने निर्माणों को तोड़ने में यहाँ पर जुटे हुए हैं। लेकिन इसके पीछे एक जो कहानी है वो ये समझी जा सकती है कि आखिर जब यहाँ से जो सेक्टर रोड प्रस्तावित थी तो इस सेक्टर रोड के ऊपर इतने बड़े स्तर के ऊपर जो है अतिक्रमण किसके इशारे पर हुए? क्या जयपुर विकास प्राधिकरण की जो प्रवर्तन शाखा थी वो आंखें मूंदे हुई बैठी थी, या फिर जो मिलीभगत से इस तरीके से अवैध निर्माण है उनकी बाढ़ आई हुई है? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने राजधानी जयपुर शहर के विकास का खाका तैयार करने में जुटा है। भजनलाल सरकार लोकसभा चुनाव के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण खासकर राजधानी जयपुर के विकास कार्यों पर 2400 करोड़ रुपए से अधिक का बजट खर्च करेगी। इनमें फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, सड़क, ड्रेनेज, यातायात सुधार, बाकी शहरों में 600 करोड़ रुपए से डेवलपमेंट किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर चौरडिया पेट्रोल पंप इलाके में एलिवेटेड रोड, मानसरोवर, वंदे मातरम रोड, पत्रकार कॉलोनी जंक्शन पर फ्लाईओवर सहित कई विकास कार्य का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। प्राधिकरण शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक दबाव को देखते हुए कई स्थानों के ऊपर एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर बनाने में जुटा हुआ है। करीब 3000 करोड़ रुपए की लागत से शहर के विभिन्न इलाकों के अंदर इस तरीके के जो प्रोजेक्ट हैं उनका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। खासकर बात की जाए सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर जो पत्रकार कॉलोनी टी जंक्शन है वहाँ पर एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाने का जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया है। इसी के साथ में सांगानेर जो चौरडिया पेट्रोल पंप है वहाँ से भी एक एलिवेटेड रोड जो है उसका प्रस्ताव तैयार किया गया है। तो यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि शहर में यातायात की दृष्टि से कई जो नए नवाचार हैं वो जयपुर विकास प्राधिकरण करने में
जुटा हुआ है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी शेर सिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। दौसा के NH 21 पर ट्रक से युवक को कुचलने के मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक की बहन और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मानपुर थाने पहुंचे और मानपुर थाने का घेराव किया। इस दौरान मृतक की बहन ने आरोप लगाए हैं कि उसके भाई ने बोलेरो गाड़ी बेची थी और उसी के पैसे लेने के लिए मानपुर आया था, लेकिन जिन लोगों ने बोलेरो ली थी उन्होंने पैसे के लेन देन को लेकर विवाद किया और उसके बाद रमेश सोनी को धक्का मारकर ट्रक के नीचे फेंक दिया। इसी कारण रमेश सैनी की मौत हो गई है। वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि जैसे भी रिपोर्ट आएगी पूरे मामले की जांच की जाएगी। मेरा कहना तो फोन कर रहे तो और मैंने खूब कह दी भाई तुम मत आई जैसे आई थी ये ऐसे आई थी ना 15 दिन पहले खुद का छोरा को मारे तो कटनी गीता मिलावट के खिलाफ फूड डिपार्टमेंट की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। अजमेर में आज 855 किलो एक्सपायरी वनस्पति घी को जब्त कर मसाले और अन्य सामग्री के 8 सैंपल लिए गए हैं, जिनकी जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अजमेर स्वास्थ्य अधिकारी सुनील चोटवानी ने बताया है कि पर्वतपुर बाईपास पर स्थित NK एंटरप्राइजेस में एक्सपायरी घी के बिक्री की सूचना मिली थी। इस पर खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने मौके से दी ब्रांड वनस्पति के एक्सपायर हो चुके 855 लीटर एक्सपायर हो चुके वनस्पति घी को जब्त किया है। साथ ही मौके से वनस्पति और मसालों के 8 नमूने लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। प्रदेश भर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आयुक्त खाद्य सुरक्षा श्री इकबाल खान सर एवं अतिरिक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा श्री पंकज ओझा सर के निर्देश पर आज CMHO डॉक्टर ज्योत्सना मैडम के निर्देश पर आज हमारी टीम या NK एंटरप्राइजेज पर पहुंची। राजस्थान रोडवेज की बसों का बेड़ा लगातार कम होता जा रहा है। जो चल रही हैं उनमें से आधी ही सड़कों पर चलने लायक हैं। बावजूद उसके नई बसों की खरीद बीरबल की खिचड़ी बनी हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। पिछले 1-2 महीने में जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट की बसेस थी उनके जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म होते गए वो बंद होते गए और अब नई बसें आ रही हैं। आप में से कई लोग भले ही आश्वासन को सीरियसली नहीं लेते हों, लेकिन सच यही है कि आश्वासन से ही आस बनती है। उस आस और भरोसे से ही जिंदगी की गाड़ी चलती है। ये बात इसलिए क्योंकि प्रदेश में रोडवेज बसों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। ज्यादातर बसों की हालत ठीक नहीं है, जिनकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मौजूदा समय में रोडवेज के पास 2800 से 3000 बसें हैं, लेकिन इनमें से आधी बसें अपना वक्त पूरा कर चुकी हैं और नॉर्म्स के मुताबिक कन्नब श्रेणी में आती हैं। लेकिन ACS श्रेया गुआ ये भरोसा दिलाती हैं कि जून तक नई बसें आ जाएंगी। हम नए बस भी खरीद रहे हैं तो वो अभी फैब्रिकेशन के स्टेज पे हैं। पूरी जो प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया है वो हमने मॉडल कोड आने के पहले कंप्लीट कर ली थी। अब मेरे ख्याल से मई और जून में नई बसें भी आ जाएंगी। ACS श्रेया गुहा लगातार रोडवेज विभाग के साथ बैठकें कर रही हैं। हाल ही में सभी चीफ मैनेजर के साथ उन्होंने बैठक की, फीडबैक लिया, लेकिन रोडवेज की नई बसों की खरीद का मामला कछुए की चाल से आगे बढ़ रहा है। रोडवेज के मौजूदा हालात ये कहते हैं कि बेड़े में फौरन 1500 से 2000 तक बसों की जरूरत है। ACS की माने तो 600 से 800 बसें जल्द ही बेड़े में शामिल की जाएंगी, लेकिन उन्होंने तारीख नहीं बताई। के करीब 800-1000 के आसपास नई हमारे पास हो जाएंगी। तो कई सारे जो हमारे पुराने हो गए हैं बसेस वो रिप्लेस हो जाएंगे, प्लस जो रूट्स बंद हो गई थी वो भी दोबारा चलेंगी। 800,000 नई बसें आएंगी या 800,000 बसें हो जाएंगी? टोटल हो जाएंगी कॉन्ट्रैक्चुअल और नई बसें मिला के। बसों की घटती संख्या का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई ग्रामीण रूट पर चलने वाली बसें बंद हो चुकी हैं और इन रूट्स पर निजी बसों की मनमानी शुरू हो चुकी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से मोहम्मद आसिफ खान की रिपोर्ट। भीलवाड़ा शाहपुरा जिले के कोटरी में 14 साल की बच्ची से गैंगरेप कर भट्टी में जिंदा झोंककर हत्या करने वाले 2 दोषियों को कोर्ट ने सोमवार को फांसी की सजा सुना दी। भीलवाड़ा की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने अपने फैसले में इस जघन्य वारदात को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मानते हुए दोषी कालू और काना को सजा ए मौत सुनाई है। इस प्रकरण में ADG क्राइम दिनेश
एमएन और उनके सुपरविजन में चली जांच मील का पत्थर साबित हुई है। और इस तरह से घटना कभी नहीं होनी चाहिए। इसको कड़े शब्दों से जितने भी हम निंदा करें वो कम है। हम अभी जो घटना हो गई, लेकिन अभी पुलिस ने 9 लोगों को अरेस्ट कर लिया और 2 बाकी है। और जो 2 बाकी है उनके लिए अलग अलग से टीम लगी हुई है। जो जिनको अरेस्ट करना बाकी है उनके लिए अगर जल्दी नहीं मिले तो हम कोशिश करेंगे 1-2 दिन में इनाम घोषित करेंगे उनके खिलाफ। और हमारी जो सर्च की नेट है वाइड करेंगे उसको, और हर सूरत में अरेस्ट करेंगे। इसके अलावा इसको हम स्पेशल टीम लगाएंगे। स्पेशल टीम लगा के डीजी साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं और मैं भी मॉनिटर करूँगा इस पूरे केस को, इन्वेस्टिगेशन को। और ट्रायल भी जल्दी हो इसके लिए भी हम फास्ट ट्रैक में डे टू डे हियरिंग कराने